सीएम धामी ने देश की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान, कहा गुटबाजी के आरोप साबित हुए तो विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विधि विज्ञान में शुल्क पर संग्राम, बीएमएस के छात्रों ने किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान। ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड बड़े राज्यों में 5वें स्थान पर, गुजरात पहले स्थान पर। व्यासी जल विद्युत परियोजना का बांध पानी से भरने का कार्य अंतिम चरण में पहुंचा और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा उत्पादन। नींबू को लगी महंगाई की नजर, उत्तराखंड में आसमान चढ़ते दाम से ग्राहकों का जी कट्टा 320 रुपए किलो बिक रहा नींबू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर से करेंगे और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, सीएम आवास में 10 बजे पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज शासकीय कार्यों को सीएम पुष्कर सिंह धामी निपटाने वाले हैं और इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअली शुभारंभ भी करेंगे। वहीं 10:25 की अगर बात करें तो 10:25 पर वो सचिवालय पहुंचेंगे और 11:30 बजे लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रायपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग भी करने वाले हैं और इसके साथ ही 1:10 पर जॉली ग्रांड एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, यहां पर एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का शुभारंभ भी वर्चुअली करेंगे पुष्कर सिंह धामी और 2:50 पर मध्य प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 7 बजे निजी होटल में विश्राम भी करेंगे और कार्यक्रम बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के 10 बजे वो अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअली शुभारंभ भी करेंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यक्रम है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअली शुभारंभ भी करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश भी दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आज जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज जो कार्य हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं और शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। शासकीय कार्यों को निपटाने के साथ ही वो एचडीएफसी की 8 शाखाओं का वर्चुअली शुभारंभ भी करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश दौरे पर भी होंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 11:30 बजे लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट भी पहुंचेंगे और रायपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग भी करेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, आज वर्चुअली तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी 8 शाखाओं का, एचडीएफसी की जो 8 शाखाएं हैं उनका शुभारंभ भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल वंदना, अगर आज की बात करें तो आज पूरा दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत ही ज्यादा व्यस्त होने वाला है। आज जो है वह एचडीएफसी बैंक की कुछ शाखाओं का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ ही वह मध्य प्रदेश के दौरे पर भी होंगे। सुबह की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे तक जो है मुख्यमंत्री आवास में ही जो है शासकीय कार्य को पूरा करेंगे। इसके बाद जो है वर्चुअल तरीके से जो है एचडीएफसी की 8 शाखाओं की जो भी 8 शाखाएं हैं उनके जो है वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे जो है वह सचिवालय पहुंचेंगे, माफ कीजिए करीब 10:30 बजे सचिवालय पहुंचेंगे और 11:25 तक जो है वहां पर शासकीय कार्य निपटाएंगे। इसके बाद करीब 11:30 बजे लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट है, वहां पर रायपुर विधानसभा क्षेत्र का जो अभिनंदन समारोह होने वाला है उसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद करीब 1:10 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से सीधी उड़ान भरेंगे मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश में क्योंकि आज उनका दौरा है, आज उनका भ्रमण है, स्थानीय भ्रमण के चलते आज वह वहां पर जो है जाने वाले हैं और वहीं पर जो है रात्रि विश्राम करेंगे। अब देखना ये होगा कि कल क्या उनका प्रोग्राम रहता है और आज जिस तरह से वह वहीं मध्य प्रदेश में ही ठहरेंगे तो कल क्या
कल के आगे के प्रोग्राम जो भी आएंगे उसके हिसाब से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। जी हिना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ जाएंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जाने का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, तो क्या उद्देश्य है मध्य प्रदेश जाने का, क्या कुछ कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में? यहाँ पर जो है वंदना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनका स्थानीय भ्रमण यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो हमारे पास कार्यक्रम आया उसके हिसाब से यहाँ पर स्थानीय भ्रमण बताया जा रहा है और कुछ भी पुष्टिकरण नहीं किया गया है। तो अभी जो है हमें जानकारी नहीं मिली है, जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको बता देंगे। 8 शाखाओं का आज वर्चुअली शुभारंभ भी करने वाले हैं एचडीएफसी की, तो हिना ये जानना चाहेंगे कि जो 8 शाखाएं हैं उनका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, उनका जनता तक किस तरह से लाभ पहुंचेगा, क्या उद्देश्य है पुष्कर सिंह धामी का 8 शाखाओं का शुभारंभ करने का? जी वंदना, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तराखंड की, तो हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग सुविधाओं में जो है राज्य भर में उत्तराखंड की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और कई सारी शाखाएं हैं। और लेकिन अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बैंकिंग की सुविधाएं अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसी के मद्देनजर जो है कहीं कहीं पर जहाँ पर जो है जरूरत है वहाँ पर जो है एचडीएफसी बैंक की शाखाएं जो है स्थापित की जाएंगी और इसी के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इनका शुभारंभ करेंगे, ताकि जनता जिन्हें जो है दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के लिए पैसा डालने के लिए, पैसा निकालने के लिए, जो भी बैंकिंग जो भी उनके ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो ऐसा ना हो। जो पहाड़ी इलाके की जनता है उनको भी जो है आराम से सुविधा पूर्वक जो है बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो उन्हीं के क्षेत्र में। तो इसी के मद्देनजर जो है 8 शाखाएं जहाँ पर जगह हो और जरूरतमंदों के हिसाब से जो है वहां पर स्थापित की जाएगी, जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ मिलेगा, उनका समय भी बचेगा और आने जाने का जो है समय भी बचेगा और काफी ज्यादा जो है मेहनत भी बचेगी और आसानी से वो बैंकिंग सुविधा पा सकेंगे। जी बिल्कुल, ये अच्छी पहल भी पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जा रही है। हिना, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि रायपुर में अभिनंदन कार्यक्रम भी होने वाला है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल वंदना, अगर बात करें रायपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो रायपुर विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमेश काऊ जो कि विधायक बने हैं, फिर एक बार दोबारा से जनता ने उनको जो है फिर से मौका दिया है। वहीं अगर बात करें जो कांग्रेस की तरफ से भी एक वरिष्ठ नेता रायपुर विधानसभा में उतरे थे जब चुनाव हुए थे, हीरा सिंह बिष्ट जी की पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के वक्त से अब तक जो है कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। लेकिन बावजूद इनके जो है यहाँ पर उमेश काऊ को जनता ने जो है चुना था, तो इसी के मद्देनजर जो है अभिनंदन प्रोग्राम, यानी कि जनता का जो है अभिनंदन किया जाना है, जनता का धन्यवाद और आभार यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा और जिसके तहत जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इसमें शिरकत करेंगे। जैसे जनता ने जो है एक अच्छा मैंडेट के देने के साथ जो है एक प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से आई है, तो ऐसे में जो है जनता का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर जो है ये वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल हिना, तो ये जनता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रायपुर में, अभिनंदन कार्यक्रम में आज शिरकत भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहाँ पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाएं हैं जिनका शुभारंभ वर्चुअल तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं और सुबह 10:25 पर सचिवालय पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश का दौरा भी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर है, कई अहम कार्य हैं जहां पर वो निपटाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। 2:50 पर वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। 7 बजे निजी होटल में विश्राम भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ ही 8 शाखाएं जो है एचडीएफसी बैंक की, उनका वर्चुअल तरीके से शुभारंभ भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रायपुर में
अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें शिरकत करेंगे और जनता का आभार भी जताएंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सीएम आवास में 10 बजे अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे पुष्कर सिंह धामी। एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ भी करने वाले हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल सके, बैंकिंग सुविधाओं से पहाड़ के लोग जुड़ सके, इसलिए 8 शाखाओं का शुभारंभ भी करेंगे। और अब बात करेंगे लोहारी गांव हुआ जलमग्न। इसी बीच विकासनगर से खबर आ रही है, जहां पर 82 जल विद्युत परियोजना का जल स्तर बढ़ गया है और 120 मेगावाट की 82 जल परियोजनाओं की झील में समाया है लोहारी गांव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विकासनगर से, जहां पर लोहारी गांव जलमग्न हो चुका है और यमुना नदी के झील में जलमग्न हुआ है लोहारी गांव। पैतृक गांव को डूबता देख ग्रामीण भावुक हो गए और करीब 80 परिवार लोहारी गांव से विस्थापित हुए थे और 82 जल विद्युत परियोजनाओं का जल स्तर बढ़ने से जलमग्न हो चुका है गांव और 120 मेगावाट की 82 जल परियोजनाओं की झील में समाया है लोहारी गांव। तो खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां पर लोहारी गांव जलमग्न हो चुका है, यमुना नदी के झील में जलमग्न हुआ है लोहारी गांव। विकासनगर से आपको खबर बता रहे हैं, गांव के जलमग्न होने पर लोग भी भावुक हो गए हैं, जो ग्रामीण हैं वो भावुक हो गए हैं। यमुना नदी के झील में जलमग्न हो चुका है लोहारी गांव। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है ये लोहारी गांव। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा गांव जल में समाया हुआ है और करीब 80 परिवार, 80 घर विस्थापित हुए थे और लोग भावुक भी हुए हैं। जो ग्रामीण हैं वो भावुक हो चुके हैं कि उनका जो पैतृक गांव है वो जलमग्न हो चुका है। जल विद्युत परियोजनाओं का जल स्तर बढ़ने से लोहारी गांव जलमग्न हो चुका है पूरी तरीके से। हालांकि प्रशासनिक तौर पर पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसी खबर को लेकर मेरे साथ तबरेज खान जुड़े हुए हैं। तबरेज, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा गांव लोहारी का है वो जलमग्न हो चुका है और जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्हें कहां पर रखा गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 82 जल विद्युत परियोजना है काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। यहाँ की काफी लंबे समय से इसका इंतजार था और जो यह बन के तैयार हुई है, इसके जो दो क्षेत्र में गाँव आया है लोहारी गाँव, इसमें करीब 80 परिवार हैं जो विस्थापित हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग तो कहीं और से अपना विस्थापित उन्होंने कर लिया है, कहीं किराए के मकान में रहे हैं, कुछ लोग अभी भी गांव के ऊपर कुछ किले हैं, कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे इन्होंने अपना आशियाना बनाया है कुछ समय के लिए। जैसे कि वहाँ पे आज कल जो पानी भरना शुरू हुआ था झील में, अभी लगभग पूरा गाँव जलमग्न हो चुका है। जी तबरेज, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, तो क्या पहले प्रशासनिक तौर पर कोई तैयारी की गई थी कि जो परिवार हैं, जो घर हैं, उनको कहीं और शिफ्ट किया गया था, या वो जो कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसा बताया जा रहा है कि 40 घर ऐसे हैं जो अभी भी वहीं पर बने हुए थे? बिल्कुल आपने सही कहा। प्रशासन ने हालांकि जो नोटिस जारी किए गए थे ग्रामीणों को गांव खाली करने के लिए, मगर ऐसा कुछ गांव प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई कि उनका कुछ विश्राम किया जाए या कोई अस्थायी ऐसा कोई उनको रहने के लिए कोई जगह दी जाए, जिसके चलते अभी भी जो कुछ ग्रामीण है वो जो गाँव के ऊपर कुछ ऐसी जगह है, कुछ खाली मकान है या कुछ खाली मैदान से वहाँ पे अभी भी टिके हुए हैं। जी तबरेज, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो पीड़ित परिवार हैं उनको जर्जर स्कूल में भी रखा गया है, जिसकी पहले से ही कंडीशन बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई है, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हालांकि जैसे कि परसों यहाँ पे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी आए थे, उन्होंने अधिकारी से साफ तौर पे कहा था कि जो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, यहाँ पे परिवार जो अभी बचे हैं, उनकी व्यवस्था की जाए अस्थायी तौर पे, जिससे पहले उनसे कुछ रहने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था हो पाए। तो हालांकि प्रशासन कुछ व्यवस्था कर रहा है, कुछ लोग अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं। मुआवजे के लिए क्या कुछ किया गया है प्रशासनिक तौर पर? तबरेज, प्रशासनिक तौर पे लगभग अभी 66 परिवारों को जो
मुआवजे की राशि थी वो दी जा चुकी है। कुछ अब भी ऐसे परिवार हैं जिनके अभी अकाउंट नंबर प्रशासन को मुहैया नहीं हो पाए थे, लेकिन उनको जो चेक हैं वो वितरित किए जा चुके हैं। जी तबरेज, जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है, जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? फिलहाल पूरी तरह जो गांव है जलमग्न है इस समय। जो अब झील की बात करें, जो 82 जल विद्युत परियोजना है, लगभग 120 मेगावाट की परियोजना है। काफी लंबे से इस समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। अब जो झील की बात करें तो लगभग 624 RM पानी वहाँ पे जमा हो चुका है। 630 वहाँ RM पानी झील में जमा होना है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए तबरेज आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर विकास नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरा लोहारी गांव जलमग्न हो चुका है। जलमग्न होता देख ग्रामीण भी भावुक हो गए हैं। अपने अपने जो पैतृक गांव है, पैतृक घर हैं, वो जलमग्न हो गया है, जिसको देखकर ग्रामीण भी भावुक नजर आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सादाब शम्स ने ज्योतिबाई फुले की जयंती पर प्रेस वार्ता में उनके द्वारा समाज के लिए किए गए अमान्य कार्यों का वर्णन विस्तार से करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अगले 15 दिनों तक देश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएं। उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिनों में महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनके स्मरण में हम सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएंगे। हम भारत दिवस के रूप गोविंदराव फुले था, जो महाराष्ट्र में जन्मे थे। और 11 देखिए, आज ज्योतिबा फुले जयंती है और उसके उपलक्ष्य में ये विषय सामने आया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा चला रही है और उसमें जितने भी समाज सुधार के लोग रहे हैं, हमारे जो नायक रहे हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं, उनकी बातों को, उन विषयों को लोग अभी तक किताबों तक रखते थे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उन्हें चरितार्थ किया है, हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो सपना उन्होंने देखा था, जिस हिंदुस्तान का सपना उन्होंने देखा था, उस सपने को साकार करने की दिशा में हमारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं। और क्योंकि जो जो सपने उन्होंने देखे थे, उन सपनों को कितना आगे ये मोदी सरकार ले जा पाई और किस दिशा में हमारी सरकारें चल रही हैं, उसका संदर्भ मैंने आप लोगों के सामने रखा। और मैं ये कह सकता हूं कि देश बहुत मजबूती के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज सामाजिक समरसता साफ साफ दिखाई दे रही है। खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में जिला सहकारिता बैंक भर्ती घोटाला तूल पकड़ने लगा है और इसके साथ ही सहकारिता विभाग की नियुक्तियों में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सचिवालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेसियों ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे और इसके साथ ही जिन्होंने कहा कि इस मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। विधानसभा की या जो है इसमें न्यायिक आयोग गठित हो, वही जांच कर सकता है। बहुत गंभीर मामला। सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम चले आ रहे भ्रष्टाचारों के चलते आज तमाम लोगों को, जो वाजिब लोग थे, जो योग्य लोग थे, उनको अपनी नौकरियां न मिलकर ऐसे लोगों को नौकरियों से नवाजा गया जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार थे। ये नौकरियों के गलत बंदरबांट के खिलाफ आज हमारा पहला प्रदर्शन है और आज इसके बाद हम दोबारा भी करेंगे। मैं अभी इंतजार कर रहा हूं विधानसभा अध्यक्ष जी का। वो मैंने सुना कि असम गई हुई हैं, इसके बाद वो असम से वापस आएंगी। अगला एपिसोड विधानसभा में मौजूद है सचिवालय के गेट के बाहर, जहां पर कांग्रेस के जो तमाम कांग्रेसी है और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं करण मेहरा, वो भी मौजूद है। और साथ ही यहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है गणेश गोदियाल जी, वो भी मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह से राज्य में जो है सहकारिता बैंक घोटाला यहाँ पर हुआ है, भर्ती घोटाला, जिसे लेकर यहाँ पर कांग्रेस यानी विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम जानेंगे कि यहाँ पर किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं।
ये सरकार का पर्यायवाची ही घोटाला है। ये तो हमेशा से भ्रष्टाचारी सरकार रही है, पहाड़ विरोधी सरकार रही है, युवा विरोधी सरकार रही है। यही धन सिंह रावत, यही मीनाक्षी सुंदरम पिछले 5 साल भी इस विभाग के मंत्री और सचिव थे। इस बार सरकार रिपीट हुई तो फिर से इन्हीं को पकड़ा दिया कि खाओ मलाई जितनी खानी है, बांटो जितने सरकारी नौकरी बांटनी है अपने चहेतों को। पहाड़ का युवा क्या रोज ऐसे ही ठगा बैठा रहेगा? वो हाथ मलता रहेगा? पहले मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है परीक्षाओं की, और उसके बाद उसके साथ यह अन्याय होता है कि अगर वाकई में पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं तो उन्हें सबसे पहले मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जिस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है अपने विभाग में, उस मंत्री के पद में रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच होगी, ये शोचनीय विषय है। पहले मंत्री जी को त्यागपत्र दिलवाएं नैतिकता के आधार पर, उसके बाद जांच बैठाएं तो समझ में आता है किसी रिटायर्ड जज से, या फिर जो हमारे विधायकों की विधायक मंडल की एक कमेटी बने वो उसकी जांच करे, तब समझ में आता है कि ये निष्पक्ष होगी जिसमें सभी दलों के विधायक हों। तो अभी तो जो मुख्यमंत्री जी की बात है, लगता है केवल बात को टालने के लिए है और वो गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रहे। कुछ अधिकारियों को जो है हटा दिया गया था, तबादले किए गए, क्या लगता है क्या निलंबित? देखिए लीपापोती है। पहले जैसे कुंभ घोटाले में हुआ, जैसे कुंभ घोटाले में हुआ, छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया, मगरमच्छ छोड़ दिए गए, उसी तरीके से इसमें भी अधिकारियों के ऊपर बात डाल के मामले को दबाने की कोशिश होगी, लेकिन जो बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, जो कि कल ही नियुक्त किए गए हैं, नई जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि किस तरह से राज्य में जो है जिला सहकारिता बैंक भर्ती घोटाला हुआ है। तो ऐसे में कई सारा सवालियात निशान खड़े हो गए हैं और यहाँ पर विपक्ष लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। हालांकि यहाँ पर 15 दिन का जो है टाइम दिया गया है और 15 दिन का टाइम देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो है धामी सरकार इस पर एक्शन ले पाती है और जो भी इनमें जो लोग हैं जिनकी कारस्तानी है उन्हें जो है सजा दे पाती है। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं हिना आजमी, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आगामी 3 मई से प्रारंभ होने जा रही चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यमुनोत्री यात्रा मार्ग NH 134 धरासू बैंड से जानकी चट्टी और खरसाली का स्थलीय निरीक्षण कर चारधाम यात्रा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण, पुलिस चौकी निर्माण कार्य, पार्किंग निर्माण कार्य और पेयजल व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व्यवस्था संबंधित कई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही खरसौली स्थित शीतकालीन यमुना मंदिर प्रांगण में यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सफल यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर यमुनोत्री धाम में जो तैयारियां की जानी उसका आज निरीक्षण किया गया और इसमें वहाँ की जो मंदिर समिति के मेंबर्स हैं, खरसाली और जानकी चट्टी में जो वहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं, दुकानदार हैं, उनके साथ भी बैठक की गई। इसके साथ ही विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो काम पेंडिंग है, जैसे कि अभी सड़क का कार्य थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, NH का है, PWD का भी ट्रैक रोड का काम थोड़ा पेंडिंग है, बिजली की, पानी की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त खच्चर और जो डोलियाँ जाती है उसके जो रजिस्ट्रेशन का काम है जो जिला पंचायत द्वारा किया जाता है, और टॉयलेट्स का रखरखाव, सभी मुद्दों पे विस्तृत तौर पे चर्चा की गई है। 10 दिन के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और ऊपर तक फिर जाएंगे हम लोग, और 10 दिन का समय दिया गया सभी डिपार्टमेंट्स को कि वो प्रगति और लाएं। इस बीच जो पार्किंग का निर्माण हो रहा है बड़कोट में और जानकी चट्टी में, उसमें भी थोड़ी प्रगति अभी धीमी थी, उसको भी तेज़ करने को कहा गया, ताकि और इसके अतिरिक्त और क्या पार्किंग की जगह हो सकती है ये भी ढूंढी गई है ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। कुल मिला के हमने 25 अप्रैल डेडलाइन सेट करी है सभी कार्यों के लिए। 25 अप्रैल तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और लेकिन जिस यात्रा रूट से देश विदेश के भक्त सफर करेंगे उसकी हालत मौजूदा समय में चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सुगम और सुरक्षित यात्रा के सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। जनपद के अंतर्गत ऑल वेदर सड़क की हालत यह है कि 10 किलोमीटर की सफर में आधा दर्जन से अधिक भयानक डेंजर जोन है और इसके लिए ऑल वेदर का कार्य रही निर्माणदायी संस्थाओं की लचर कार्य प्रणाली जिम्मेदार है। बहुत जल्दी शुरू होने वाली है केदार बाबा की, लेकिन अभी जो है हमारा जो ऑल वेदर रोड है उसमें विभागीय लापरवाही के कारण कई डेंजर जोन हैं और सड़कों में मलबा पड़ा है, तो उसके लिए संबंधित को कड़े निर्देश दिए गए हैं और यदि किसी तरह की लापरवाही की गई तो संबंधित के प्रति और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस बार भारी संख्या में यहाँ तीर्थयात्री आने वाले हैं। इसके
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर इन दिनों प्रदेश के कई जनपदों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से जहां पर्यावरण पर खासा असर देखने को मिल रहा है, वहीं वन संपदा को भी लाखों का नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की टीम तेजी से जंगलों में फैली आग को काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है और इसके साथ ही वन प्रभाग प्रदेश का ऐसा प्रभाग है जहां पर आग की घटनाओं पर शीघ्रता से कार्य कर पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा रहा है। यहाँ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि स्वयं उप वन संरक्षक भी जंगलों की आग को बुझाने में लगे हुए हैं। गर्मियां बढ़ते ही वनाग्नि की घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। प्रदेश के कई जनपदों में इन दिनों आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस कारण जंगल धू कर जल रहा है। पर्यावरण पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद में वन प्रभाग रुद्रप्रयाग की ओर से आग पर काबू पाने के लिए नए तरीके इस बार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। देखिए, हमारे रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में अभी तक लगभग 18 से 20 वन अग्नि की घटनाएं हैं जो हुई हैं, और अधिकांश जो घटनाएं हुई हैं वो पंचायती और सिविल वनों में हुई हैं, और उसकी रोकथाम के लिए हमारे द्वारा व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 28 क्रू स्टेशन हैं जो हर साल हमारे एक्टिवेट रहते हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है। साथ साथ हर रेंज स्तर पे हमारे द्वारा 2 सचल दस्ते बनाए गए हैं। वो सचल दस्तों को पूरी तरीके से फायर ब्लोअर्स और अन्य इक्विपमेंट से इक्विप किया गया है। और इसके साथ साथ हमने एक पिछले 2 साल से एक अनूठा प्रयास रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा किया जा रहा था। इसमें हमारे द्वारा फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप और जियो पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी अग्नि की सूचना हमें मिलती है तो उसकी हमें रियल टाइम लोकेशन, वनों का प्रकार, वन और अग्नि की एग्जैक्ट स्थिति पता चल जाती है। साथ ही साथ जो हमारे सचल दस्ते हैं उनमें मोबाइल फ़ोन और GPS ट्रैकर लगाया गया है, तो हमारे जो सचल दस्ता है उसको भी रियल टाइम बेसिस पे अग्नि की स्थिति का पता चल जाता है। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।